नमस्कार, ज्ञानस्त्र चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं वरुण शर्मा और हम लोग यहाँ पर एक राष्ट्रपति की सीरीज़ देख रहे थे, पॉलिटी में पढ़ रहे थे। और हम लोगों ने अभी तक राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों में राष्ट्रपति की 2 प्रकार की आपात शक्तियाँ देख ली थी, जिसमें से पहले हमने देखा था राष्ट्रीय आपात, जो आर्टिकल कौन से के तहत लगाया जाता है? 352 से 360 तक तो आपात उपबंध हैं। आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपात की घोषणा करी जा सकती है और आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन, या फिर हमने इसको सही शब्द क्या लिखा संविधान में, संवैधानिक तंत्र की विफलता की घोषणा। फिर ठीक है, और हमने अब लास्ट में एक जो राष्ट्रपति के पास आपात शक्ति है वो कौन सी है? वित्तीय आपात, यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी की घोषणा कर सकते हैं। अब वो क्या है? वो आर्टिकल 360 में इसके बारे में जिक्र है। तो आर्टिकल 360 में क्या क्या लिखा है, और ये बात तो मेंशन रख लेना इस चीज़ में कि अगर तीनों आपात शक्तियों पे क्वेश्चन बने तो ये चीज़ ध्यान रख लेना, ये अभी तक एक भी बार नहीं लगाया जा चुका है। वित्तीय आपात और राष्ट्रपति शासन और राष्ट्रीय आपात ये लग चुके हैं। राष्ट्रीय आपात कितनी बार लग चुका है? 3 बार अब तक, है ना। 3 बार लग चुके। देखा था हमने कि एक बार जब चीन ने आक्रमण कर दिया था भारत पे नेफा वाले क्षेत्र पर, जो अरुणाचल प्रदेश आज का, और पाकिस्तान ने जब करा था, जो बांग्लादेश वाला केस हो रहा था तब, और फिर इंदिरा गांधी के टाइम में उन्होंने 1975 में 25 जून को लगा रखी थी। तो वो 3 बार अब तक हुआ। फिर राष्ट्रपति शासन का तो कई बार दुरुपयोग हुआ। केंद्र सरकारों ने अपने स्वेच्छा के, अपने हित के लिए कई बार उसका दुरुपयोग किया था। फिर बाद में हमने देखा था कि SR-Boumai केस जो आया था 1994 में, उसके बाद काफ़ी स्थितियाँ सुधर गई। अब बहुत जेन्युइन जब रीज़न होता है, बहुत मतलब तथ्य बिल्कुल ठीक ठाक होते हैं, और जैसे जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि गंभीर तथ्यों पर ही आपको लगाना चाहिए, जब वो तथ्य ऐसे होते हैं तभी अब राष्ट्रपति शासन उसमें लगाया जा सकता है, कि जब पता चलती है, तब एक्चुअल पता चलता है कि इस राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता हो गई, यानी कि इस राज्य में जो शासन है वो बिल्कुल संवैधानिक जो उपबंध है उसके अनुसार नहीं चल सकता। यहाँ अगर बैठ जाओगे तो अच्छी बात है। तो हम लोग देख रहे हैं इसमें वित्तीय आपात की फाइनेंशियल इमरजेंसी क्या है, इसको आर्टिकल 360 में लिखा हुआ है। तो आर्टिकल 360 में ऐसा क्या लिखा है, जैसे हमने पीछे की जो भाषा सब की जाए कि राष्ट्रपति का ऐसा समाधान हो जाए, यानी कि राष्ट्रपति को ऐसा सेटिस्फाई हो जाए, संतुष्ट हो जाए राष्ट्रपति की। राष्ट्रीय आपात में देखा था कि भाई किसी क्षेत्र में भारत के या पूरे भारत भर में कि उसके भारत के सुरक्षा के खतरे के लिए हो रहा है, सुरक्षा खतरे में भारत की, तो राष्ट्रीय आपात लग जा रहा है। फिर उस वाले में देखा राष्ट्रपति शासन में किसी राज्य में संवैधानिक जो उपबंध है उसके हिसाब से उसका प्रशासन नहीं चल रहा है, तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जा रहा है। इसमें क्या है, इसमें बताया जा रहा है कि अगर इसमें लगाने के आधार में क्या है कि अगर राष्ट्रपति को ऐसा समाधान हो जाए, यदि मतलब ये आर्टिकल 360 में पूरे 360 में वित्तीय आपात की बात है, और 360 का क्लॉज 1, फिर 360 के क्लॉज 1, 2, 3 इसमें आगे करके ये सब बातें लिखी हैं। तो मोटा मोटा वो 360 का ही पार्ट है, तो हम लोग 360 में पढ़ ले रहे हैं, जबकि ये 360 के क्लॉज 1 में ही बताया गया कि यदि राष्ट्रपति का यह समाधान हो जाए कि क्या कि भारत की वित्तीय शाख, यानी फाइनेंशियल क्रेडिट, ठीक है, शाख का मतलब क्रेडिट, ठीक है, यानी कि विश्वसनीयता, तो भारत की वित्तीय शाख और भारत का वित्तीय स्थायित्व यानी कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ठीक है, ये अगर खतरे में पाई जा रही है, ये लग रहा है अगर राष्ट्रपति का ऐसा समाधान हो रहा है, और राष्ट्रपति का मतलब बार बार वही ध्यान रखना है कि ये मंत्रिपरिषद की सलाह, यानी कि मंत्रिपरिषद को ऐसा लग रहा है तब, तो राष्ट्रपति ऐसे कर सकते हैं, यानी कि घोषणा कर सकते हैं वित्तीय आपात की घोषणा। और अभी तक ऐसा हुआ नहीं है, और तो संविधान में इसके बारे में बहुत ज़्यादा लिखा हुआ भी नहीं है, तो और अभी तक ऐसा लगाया भी नहीं गया है। तो फिर अगर लगाया जाता तो उसके एग्जांपल्स देख लेते कि कैसे कैसे करके क्या क्या होता है इसके प्रभावों में। जो प्रभाव में लिखा है वो हम पढ़ ले रहे हैं आजकल, मतलब ये बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, जितना है उसमें उतना ही पढ़ ले रहे हैं। तो वित्तीय शाख का मतलब समझ लो और वित्तीय स्थायित्व का मतलब समझ लो, यानी कि राष्ट्रपति को ऐसा लग रहा है कि भारत में ये जो चीज़ वित्तीय स्थायित्व बिगड़ा हुआ चल रहा है, या वित्तीय शाख का मोटा मोटा मतलब है विश्वसनीयता, यानी कि आपके पास क्रेडिट देने की विश्वसनीयता। जैसे भारत सरकार क्या करती है, उधार लेती है भारत सरकार भी, ठीक है, बहुत सारे लोन्स लेती है, IMF है, वर्ल्ड बैंक है, इनसे लोन बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए लोन लेते हैं। हम भी लेते हैं, जापान से बुलेट ट्रेन का लोन लिया था, अगर आपको अखबारों में आपने करंट अफेयर देखा हो कि बुलेट ट्रेन के लिए जापान ने हमें बहुत रोड दिया था, लोन बहुत कम उसके ब्याज दर पे, ठीक है, 0.01% के आधार पर हमें लोन मिला था। तो ऐसे करके हम जो लोन लेते हैं भारत से, तो फिर बाद में लोन हमें देने के लिए होता है ना, कि जैसे पैसे हम अपने दोस्तों से किसी से लेते हैं, जब किसी दोस्त से पैसे दिए किसी को, तो एक बार तो दे दिए इसको मांगने पर, दूसरी बार क्या होता है कि अगर मान लो वो पैसे नहीं दे रहा है, पहली बार तो हमें अच्छा लगता है कि हाँ हमें दे देगा, और उसने कहा कि हाँ शाम तक दे देंगे या कल तक दे देंगे, पक्का आपको भरोसा दिलाया कि देखो हमारे पास पैसे रखे हुए हैं, बस अभी ऑनलाइन हमारे पास नहीं है, अभी आप पैसे दे दो, कैश वगैरह कुछ भी, वरना मैं ऑनलाइन कर देता, कुछ भी आपको भरोसा दिलाया, आपको जेन्युइन रीज़न लगा कि हाँ इसके पास ये हमें मुझे दे देगा, आपने दिए, और जब देने का टाइम आया तो वो दिख नहीं रहा, आपको फ़ोन नहीं उठा रहा है, ऐसी बात चल रही है, यानी बहाने टाले बात चल रही है। और यानी फिर कभी अगले बार जब वो आएगा आपके पास पैसे मांगने,
तो फिर आप थोड़ा सा सोच समझ के दोगे पैसे कि भाई इसको देने चाहिए नहीं चाहिए, कि अभी वापस पिछले वाले आए नहीं है, पिछले वाले बहुत टाइम बाद आए थे तो अब मैं इसे कैसे दूँ। यानी कि उस दोस्त ने अपनी वित्तीय साख, यानी कि साख का मतलब होता है एक विश्वसनीयता यानी कि पहचान, यानी कि वो गड़बड़ कर ली कि अब हम इसको क्या करें, इसको पैसे नहीं दिए जाएंगे, इसके पास पैसे की व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं कि अगर मान लो कि कभी हमने इसको पैसे दे दिए तो इसको देने की स्थिति, वापस लौटाने की स्थिति में आ ही नहीं पा रहा है। या चलो मान लो आज इसके पास काम करने की, मतलब आज इसके पास थोड़ी इसकी दयनीय स्थिति चल रही है तो आज इसकी पैसों से मदद करते रहें, कल को ये पैसे कमाएगा और फिर इसकी स्टेबिलिटी आ जाएगी, अच्छा आ जाएगा, ये स्टेबल हो जाएगा तो हमें पैसा लौटा सकेगा। तो ये भी होता है। लेकिन आपने पैसे दिए और मान लो उसने कहीं कहीं जुए में खेल में उड़ा दिए, फिर उड़ा दिए, तो इसका मतलब उसकी वित्तीय साख फिर ऐसी बन जाएगी कि इसको पैसे नहीं दिए जाने चाहिए। तो वही इंडिया के इसमें ऐसा ही है कि अगर भारत की ऐसी वित्तीय साख ऐसे लगती है कहीं से उधार, जो हमारे को उधार जैसे हमने लोन ले रखा है या हमें वर्ल्ड बैंक इन सबसे ले रखा है, उन लोगों को लग जाए कि भारत अब देने की स्थिति में नहीं है वापस में, ठीक है, और बाद में अगर भारत और मांगे तो और भारत को नहीं दिया जाएगा, तो ऐसे टाइम में ही लगेगा कि भारत की वित्तीय साख जब बिगड़ी चली तो राष्ट्रपति वहाँ पे वित्तीय आपात लगा सकते हैं, और वित्तीय आपात पूरे भारत में एक साथ लगेगा। जैसे हमने पीछे देखा राष्ट्रीय आपात में क्या है, भारत के किसी एक हिस्से पर भी लगाया जा सकता है और संपूर्ण भारत पर भी लगाया जा सकता है। और राष्ट्रपति शासन क्या है, संपूर्ण भारत में एक साथ नहीं लगाया जा सकता, राज्यों में, एक राज्य में लगाओ, फिर दूसरे राज्य में, फिर तीसरे राज्य में, ऐसे राज्य करते करते आप पूरे भारत में लगा सकते हो। और पूरे भारत में उसमें भी केंद्र शासित वाले बचे जाएंगे। लेकिन राष्ट्रपति शासन का मतलब है कि राष्ट्रपति के अंदर आ जाना सब कुछ पूरा भारत, तो केंद्र शासित तो पहले से ही है। तो ये चीज़ है कि वहाँ पे डायरेक्टली नहीं लगा सकते पूरे भारत में, लेकिन वो भी पूरे भारत में सकता है। ये एक साथ पूरे भारत में लगे, किसी एक हिस्से में नहीं लगेगा। किसी एक राज्य में आपको लगेगा कि भाई ये राज्य है, इसकी फाइनेंशियल स्थिति बहुत ज़्यादा बेकार चल रही है तो वित्तीय आपात लगा दे, तो ऐसे नहीं लगा सकते। आपकी अगर किसी एक राज्य में उसकी मतलब आर्थिक स्थिति बहुत गंभीर चल रही है तो राज्य उसकी, केंद्र उसकी मदद कर दे, थोड़ा उसको केंद्र लोन दे दे, केंद्र के पास तो पैसा रहेगा तो केंद्र लोन दे दे, तो ऐसा कर। लेकिन एक राज्य में अगर स्थिति खराब चल रही है तो उसको केंद्र मदद कर दे। लेकिन केंद्र ही की जब डामाडोल हालत है मतलब आर्थिक तौर पर, तो उस टाइम क्या है, वित्तीय आपात की स्थिति बन जाएगी। फिर क्या क्या कंडीशन होंगी वो भी हम देखेंगे। मतलब जैसे मौलिक अधिकारों का हनन होता है, उसमें प्रभाव पड़ता है मौलिक अधिकारों का राष्ट्रीय आपात में, ठीक है। राष्ट्रपति शासन में मौलिक अधिकारों को कोई प्रभाव नहीं पड़ता, आपके मौलिक अधिकारों को कोई हनन नहीं होता। इसमें क्या है, अगर कई बार आपके कुछ अधिकार हैं थोड़े बहुत, तो वो आपको लगेगा, बुरा लगेगा कि भाई ये हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हमें क्या मतलब भाई, मतलब कई चीज़ आपकी रोकी जाएंगी, कई योजनाएं जो आपको मिल रही फ्री वो रोकी जाएंगी। और ना फ्री वीज जो सुप्रीम कोर्ट टर्म यूज़ करती है, फ्री वीज जो कई मतलब फ्री बांटे ना, फ्री बिजली, दिल्ली में फ्री बिजली फ्री पानी सब कुछ ऐसे मिल रहा है, तो वो फ्री सब कुछ बंद हो जाएगा। ये बहुत कम दरों पे जो आपको मिलने लगा वो भी कम हो सकता है उस टाइम जब बात आ गई पैसों की कटौती, जब आपकी तंगी, घर में आर्थिक तंगी चलती है तो हम भी अपने खर्चे बंद कर देते हैं इधर करके, बहुत जो जरूरी चीज़ आ जाती है वही रह जाती है। तो वही कंडीशन ऐसी है कि अगर वित्तीय, ऐसा लगता है कि भारत की ऐसी स्थिति बन गई है, और ये एक ही बार बन गई थी आसपास 1990-91 के आसपास, तो तब स्थिति ऐसी बनी थी। तो हमने LPG करा था ना, हमने पिछली क्लास में एक बार पढ़ा था, तो हमने फिर और मतलब भारत का बाजार, अंतर्राष्ट्रीय बाजार मार्केट, मतलब जो कंपनीज है, MNCs कंपनीज है, मल्टीनेशनल कंपनीज, उनके लिए हमने खोला था कि वो आके भारत में आके व्यापार कर सकें, अपना सेटअप कर सकें। तो फिर थोड़ा थोड़ा साख हमारी बनी हल्के हल्के। और हालांकि ये उस टाइम भी ऐसी स्थिति बन रही थी, लेकिन हमारे पास क्या, भारत सरकार का रिजर्व RBI और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसके पास 400 टन के आसपास सोना पड़ा हुआ था। तो 400 टन के आसपास सोना पड़ा हुआ, तो वो सोना लिया, फिर उसके हिसाब से हमने उसको सोने को गिरवी रखा कि भैया आप हमारा सोना गिरवी रखो, अगर हम आपका लोन नहीं चुका पाएंगे तो लोन फिर चुकाने की स्थिति में भारत वापस आ गया। और भारत के पास अब ऐसी स्थिति है कि वित्तीय साख बहुत अच्छी है, अगर भारत किसी से लोन है तो आराम से मिल जाता है लोन। तो आपको अब ऐसे ना फ़ौरन हमारे पास एक विदेशी मुद्रा भंडार है, ठीक है, कि हमारे पास विदेशी मुद्रा जैसे डॉलर, बहुत सारी डॉलर रखे हैं, ठीक है, SDR करेंसीज हैं, वो हम लोग थोड़ा सा इकोनॉमी में देखेंगे सब चीज़ क्या होती है, कि हमारे पास एक विदेशी मुद्रा भंडार है, उसमें हमारे पास की बहुत सारे डॉलर रखे हुए हैं, ठीक है। और फिर SDR हैं, थोड़ा लोन मतलब गोल्ड है, ये सब हम लोग रखते हैं अलग से। जब हमें पास ये रखा होता है तो हमें पता चलता है कि हमारे पास ये है और बाकी पैसा हमारे इससे इकोनॉमी चल रही है, यानी कि वैसे जैसे गुल्लक होती है ना, सेफ रखा है, तो ऐसे करके रखा हुआ है। तो वो जब वो किसी का विदेशी मुद्रा भंडार जब किसी देश का भरा हुआ होता है, तो उसको पता चलता है कि अगर मान लो इसकी ज़्यादा स्थिति खराब भी हो जाएगी तो इसके बाद जो विदेशी मुद्रा भंडार है इससे पैसा ले लिया जाएगा यहाँ से, डॉलर तो वैसे सबकी मांग होती है, डॉलर की डिमांड अच्छी खासी है। तभी ये अगर वित्तीय साख का मतलब समझ में आ गया कि विश्वसनीयता, यानी कि एक प्रकार से क्रेडिट बोलते हैं, यानी कि साख यानी क्रेडिट, अगर आपकी ठीक है तो फिर स्थिति ठीक है, अगर ठीक नहीं चल रही, यानी कि भारत की स्थिति ऐसी आ गई वो लोन देने के लिए, अब लोन तो दूसरे का तो चुकाना पड़ेगा आपको, यानी कि अब जब आपकी स्थिति आर्थिक तौर पर गंभीर हो गई है, बिल्कुल दयनीय हो गई है, तो जिसके आपके ऋण बनना है उसको तो चुकाना ही पड़ेगा, बाकी अपने खर्चे कम करो जो करने हैं। तो वो चीज़ है कि अब वित्तीय साख भारत की एक बार ही डगमगाई थी उस टाइम, अब भारत की अच्छी खासी वित्तीय साख है। तो अगर ऐसा हो तो फिर उसके बाद कभी ऐसी स्थिति बनी नहीं, और उस टाइम भी इतनी ऐसी स्थिति नहीं बनी थी कि आपको वित्तीय आपात लगाना पड़ रहा था, क्योंकि आपके पास 400 टन सोना तो था, वो आपने गिरवी रख दिया। तो उन्होंने कह दिया कि हाँ ठीक है, लोन नहीं दे पाएंगे तो हम सोना ले लेंगे, और सोना बहुत था, 400 टन तो बहुत होता है, हम लोग तो ग्राम देखते खाली 1 ग्राम लिया, 2 ग्राम लिया, 1 तोला 2 तोला ना ऐसे लिया है।
तो बाकी तो 400 टन तो बहुत सोना हो गया, तो बहुत पैसा वो भी हो गया। तो वित्तीय साख और वित्तीय स्थायित्व का मतलब भी वही है कि वित्तीय स्थायित्व मतलब स्टेबल, कि फाइनेंशियल तौर पे कितना स्टेबल है, कि भाई इसका विदेशी मुद्रा भंडार चेक करोगे, ठीक है, महंगाई दर यहाँ पे कैसी है, कि महंगाई दर ज़्यादा तो नहीं है, बहुत कम तो नहीं है, बेरोजगारी दर कितनी है, बेरोजगार ज़्यादा तो लोग नहीं है। तो अगर ऐसे करके सब चेक करेंगे और बहुत ज़्यादा बेरोजगार घूम रहे हैं, इसका मतलब है कि इसका मतलब कि नौकरी यहाँ पर नहीं है। अब नौकरी दोगे तो आपके पास नौकरी इस पर तो नहीं रख रहे, क्योंकि उनको सबको सैलरी देनी पड़ेगी, फिर पेंशन बहुत लोगों को देनी पड़ रही है। तो इस वजह से क्या है, आपके पास स्टेबिलिटी नहीं बनी हुई है फाइनेंशियल तौर पर। अगर यानी बेरोजगारी दर बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब आपके पास नौकरी पे देने के लिए नहीं, नौकरी दोगुने का मतलब है कि आप पैसे दोगे। अगर सरकार का ऐसे ही होता है कि नौकरी कर लो, हम नौकरी पर रख लें, सैलरी मत लेना हमसे, तो आए दिन भर्तियाँ निकलें फिर आपकी, लेकिन सैलरी तो चाहिए सरकारी। बेरोजगारी का मतलब क्या है, रोजगार चाहिए, रोजगार का मतलब है सैलरी चाहिए। सरकार के पास सैलरी देने के लिए नहीं है, सरकार सैलरी देना नहीं चाह रही है। तो भाई वहाँ पे पता चलता है कि स्टेबिलिटी कैसी है। तो ये सब कुछ फाइनेंस वित्तीय स्थायित्व का मतलब क्या, ये चेक हो ना कि विदेशी मुद्रा भंडार कैसा है, उसमें कितना है इनके पास रिजर्व, और मतलब ये महंगाई दर है, बेरोजगारी दर है, ये सब चीज़ थोड़ी चेक करी जाती है फाइनेंशियल तौर पे। तो इसके हिसाब से अगर लगता है इन दोनों को मिला के ऐसी स्थिति बन रही है कि भारत के बाद वित्तीय साख बिगड़ी चल रही है, ये बिगड़ी, तो राष्ट्रपति को समाधान होता है, राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद की सलाह पर वित्तीय आपात की घोषणा कर सकते हैं। ठीक, ये बात समझ में आया। तो आप समझ में आया कि वित्तीय आपात कैसे लगेगा, फाइनेंशियल इमरजेंसी। उस टाइम फिर क्या हो जाएगा, वही चीज़ बता रहे हैं कि जो आपको सस्ती दरों पर चीज़ें मिल रही वो नहीं, सरकारी तौर पर, प्राइवेट के तौर पर नहीं, कि प्राइवेट में कुछ है वो उसमें कम हो जाएगा। जहाँ सरकार कहाँ आता है कि आपको बिजली फ्री मिल रही, थोड़ी सी कहीं किसी जगह या बिजली की कटौती हो रही, जो आपके बिल माफ़ कर दिया जा रहा है। बहुत पुराने लोग बिल नहीं देते, 1-2 साल तक बिल नहीं देते, 3 से 5 साल तक, फिर देने जाते तो उसमें थोड़ा सा राउंड फिगर कर देते हैं, चलो इतना दे दो। तो ये सब चीज़ें हर स्तर पर जितनी कटौती हो सकेगी वो कटौती करी जाएगी, क्योंकि उस टाइम स्थिति ऐसी आ रही कि देश को चलाना बड़ी मुश्किल पड़ रहा है। और उस टाइम क्या है, उस टाइम सीधे इसमें विपक्ष का ज़्यादा रोल भी नहीं डाला है कि भाई एक बार देखो तो बढ़ाने के लिए क्या लिखा हुआ है, अनुबंध देख लिए कि आप क्या करोगे, जिस दिन से वित्तीय आपात की घोषणा हुई है उसके 2 माह के भीतर, यानी आज वित्तीय आपात की घोषणा हुई तो 2 माह के भीतर आपको संसद से, अलग अलग दोनों सदन से अनुमोदन कराना, साधारण बहुमत से। ठीक है, इसमें साधारण बहुमत से अनुमोदन कराना है, और अनुमोदन करा लिया फिर वो तब तक लागू रहेगा जब तक राष्ट्रपति की इच्छा, राष्ट्रपति उसे वापस ना ले। पहले वाले समय क्या देखा कि 1 माह तक, पहले राष्ट्रीय आपात में देखा हमने कि 1 माह तक, 1 माह के भीतर आपको अनुमोदन कराना है। 6 मंथ ऐसे करके आगे बढ़ रहा है। हमने फिर राष्ट्रपति शासन में भी ऐसे ही देखा कि वो ऐसे करके अनुमोदन कराते रहो, बढ़ाते रहो। और राष्ट्रपति शासन को हमने क्या देखा कि 6 मंथ करके बढ़ते रहा, लेकिन 1 वर्ष से अगर अधिक बढ़ाना है तुम्हें तो 2 शर्तें पूरी करनी पड़ेंगी। 2 शर्तें वो कौन कौन सी थी, एक तो पूरे देश में राष्ट्रीय आपात हो या किसी हिस्से में राष्ट्रीय आपात हो, और राज्य चुनाव आयोग बोल दे कि इस राज्य में चुनाव कराने की भी स्थिति नहीं बन रही है। तो ये 2 शर्तें पूरी, तब 1 वर्ष से आप अधिक राष्ट्रपति शासन राज्य में बढ़ा सकते हो। और तब भी 3 वर्ष से, मतलब मैक्सिमम लिमिट 3 वर्ष है वहाँ की, मतलब एक राज्य में राष्ट्रपति शासन। हालांकि कुछ संशोधन करके पंजाब वाले क्षेत्र में, जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में बढ़ाया गया था राष्ट्रपति शासन को, लेकिन वो संशोधन करके कराया गया था। लेकिन सामान्यतः 3 वर्ष से अधिक राष्ट्रपति शासन नहीं लगेगा। तो इसमें क्या है कि ये 2 माह के भीतर आपको रेटिफिकेशन कराना, अनुमोदन कराना है, और अनुमोदन कराने के बाद फिर लंबी, अभी तक कितने लंबी तक चला सकते हो वित्तीय आपात, जब तक राष्ट्रपति से खुद वापस आ ले कि अब ठीक है हम वापस करते हैं वित्तीय आपात की घोषणा, और वित्तीय आपात समाप्त होता है। ठीक बात समझ में आ रहा है, यानी कि ऐसा है कि मतलब बिल्कुल पावर दे दी गई केंद्र के हाथ में, क्योंकि केंद्र ही जिम्मेदार है, केंद्र को चुन के भेजा है, पीएम बने वहाँ पे, पीएम की जिम्मेदारी है कि जो लोन जिससे तुमने लिया वो तुम, पीएम इसमें कौन है इस टाइम, पीएम कौन बना उससे पूछी जाएगी। कोई और पीएम होता तो उससे पूछी जाती। तो केंद्र की जब जिम्मेदारी है तो केंद्र सबको रोक देगा कि ठीक है इनकी सबकी सैलरी रोको, इनको सबको आधा सैलरी कर दे, किसी की सैलरी ज़्यादा काटो, किसी की सैलरी कम काटो, या फिर किसी राज्य को भी निर्देश देगा तुम अपने राज्य में कब खर्चे कम करो, क्योंकि अभी जिम्मेदारी हमारी, क्योंकि हमें जनता ने चुन के भेजा है, जनता हमसे मांगेगी भैया। लेकिन जनता को बहुत दिक्कत हो सकती है इस टाइम, क्योंकि उन्हें पता ही चलेगा कि भाई ये ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन फ़ायदे में जनता के लिए, क्योंकि अगर इस टाइम सरकार उनके लिए वो चीज़ें बांटती रहेगी, उनकी योजनाएं बांटती रहेगी, तो सरकार तो कंगाल, ठप पड़ जाएगी सरकार। तो फिर ऐसे में जब स्थिति बिगड़ती तो फिर देश में कैओस मचता है, फिर दूसरी ताकतें होती हैं वो भी अपना फिर हाथ आजमाती है, जैसे बांग्लादेश में, पाकिस्तान में सब होता है, खेल वेल होता है कि आपको पैसे की ज़रूरत है तो आपको पैसा बाहर से लेना पड़े, फिर उनकी बातें माननी पड़ेंगी। दूसरे राज्य देशों की, चाइना से पाकिस्तान बहुत सारा पैसा लेता रहता है, तो चाइना के हिसाब से आपको अपनी नीतियाँ भी बनानी पड़ेंगी, बात भी माननी पड़ेगी। तो फिर ऐसे टाइम पे जब दूसरा देश हम पे कब्जा करने लगेगा तो फिर हम लोग और दिक्कत होगी। तो ऐसे टाइम पे हमें थोड़ा बुरा लगेगा कि आम जनता को कि ये क्या हो रहा है, हमारी कटौती करी सरकार बुरी है, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी बन रही है। जब वित्तीय आपात की स्थिति बनी तो कैसे करा जाए, जैसे कोविड वाली स्थिति में क्या करा, फिर मतलब उस टाइम सब कुछ रुक गया था, सब इकोनॉमी पूरी रुक गई थी, कोई नहीं काम पे कर रहा था, तो सरकार के सब कर्मचारी अपने घर में बैठे कि जितना काम घर से हो रहा था उतना ही काम कर रहा था। तो फिर सरकार की एक जिम्मेदारी, सरकार ने एक बोल्ड स्टेप लिया कि सभी सांसद की सैलरी कम करी गई, कि भाई सांसद की सैलरी कम करिए, पहले अपने स्तर पे कम करो, तभी जनता को लगेगा कि भाई हाँ थोड़ा सरकार जिम्मेदार है। वरना सीधी जनता की सैलरी कम कर दी कि जितने सरकारी कर्मचारी घर बैठे उनकी सैलरी कम, और अपनी सांसदों की सैलरी आप बड़ी ले लो, कई सांसद हैं उनको डबल पेंशन मिल रही है,
MLA की भी MP की भी मिल रही है। तो ऐसे वो इतनी पेंशन खा रहे हो, आप सैलरी भी इतनी, और उनकी सैलरी में आसानी और इतनी सारी सुविधाएं मिल रही हैं आपको सैलरी के साथ साथ, तो आप वहाँ पे कटौती करो। फिर ऐसे करो तो मोदी सरकार ने ऐसा करा भी था कोविड में, अपनी सांसदों की सैलरी कम करी थी, तो फिर लोगों को भी लगा, तो लोगों ने भी जहाँ जहाँ कटौती हुई, फिर नीचे अगर स्तर पर कटौती तो लोगों को बुरा भी नहीं लगा कि भाई ऊपर से कटौती भी होके आई है। तो ये चीज़ें ऐसे करी जाती हैं तो लोगों को नहीं लगेगा। तो वही चीज़ है कि कैसे करके डील करना आपको जनता से ऐसी स्थिति में, तो ये लगाने का आधार था। और आगे बढ़ाने का मतलब है कि 2 माह तक के भीतर आप अनुमोदन करा लिया अगर संसद के दोनों सदनों से साधारण बहुमत से, विशेष बहुमत सिर्फ किसमें, राष्ट्रीय आपात में, ठीक है। बाकी राष्ट्रपति शासन में भी साधारण बहुमत और इसमें भी साधारण बहुमत। तो अनुमोदन कराने के बाद आप फिर मतलब साधारण बहुमत का मतलब क्या है, उपस्थित और मतदान का बहुमत, उपस्थित और मतदान जितने वो बहुमत दे दें। तो उसके बाद में आप जब तक राष्ट्रपति वापस ना लें तब तक चलती रहेगी वित्तीय आपात, चलती रहेगी। और समाप्त करने का मतलब यही है कि राष्ट्रपति अपनी घोषणा वापस ले लें कि जो वित्तीय आपात की घोषणा थी अब उसको समाप्त करते हैं, ठीक है। अब वो प्रवर्तन में नहीं रहेगी, लगी हुई नहीं रहेगी। तो ये हो गया इसके बारे में। और अभी तक एक ही बार ऐसी कोई स्थिति नहीं बनी है कि उसके बाद क्या होगा, राष्ट्रपति ऐसे क्या करेंगे, कुछ भी लिखा है राष्ट्रपति की सैलरी कम होगी। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि सरकारी कर्मचारी को वेतन राष्ट्रपति द्वारा कम किया जा सकता है, यानी सरकारी जो कर्मचारी हैं जो आर्टिकल 12 के अंदर हैं राज्य ना, तो जो आर्टिकल 12 हमने पढ़ा, तो सरकारी जो कर्मचारी उनका वेतन राष्ट्रपति कम कर सकते हैं। अब राष्ट्रपति क्या अपना वेतन खुद कम कर सकते हैं, उसमें ऐसा है कि नहीं है, तो वो ऐसा संविधान में खूब ठीक ठीक लिखा नहीं है। और मतलब संविधान में इसके बारे में बताया भी नहीं गया, और ऐसी कोई स्थिति बनी भी नहीं है कि अगर ऐसी स्थिति बनती तो उस टाइम क्या ऐसा करा गया था, तो कोई एग्जाम्पल भी नहीं हमारे पास पहले के टाइम में ऐसा क्या करा गया था। तो वही चीज़ें यही, इसका न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है या नहीं हो सकता है कि वित्तीय आपात का, क्योंकि अभी कोई एग्जाम्पल ही नहीं है। पीछे वाले टाइम में ऐसा हुआ था, न्यायिक पुनर्वलोकन मना कर दिया 38वां संविधान संशोधन का, न कहीं इसका न्यायिक पुनर्वलोकन नहीं हो सकता है। तो 44 में कह दी नहीं इसका हो सकता है। तो पीछे तो हुआ, जब एग्जाम्पल हुए तो उन्होंने बात बता दी। यहाँ पर क्या है, ऐसा कोई एग्जाम्पल आया नहीं अभी, तो इसलिए उन्होंने कुछ क्लियर नहीं करा। लेकिन हाँ ये कि मतलब मैच्योरिटी वाली बात ये मानी जाएगी कि ठीक है, अगर आप और कर्मचारी को वेतन कम कर रहे हो तो आप अपने स्तर पर अगर कम करोगे तो और लोगों को भरोसा और जमेगा। यार आप तो खूब सैलरी ले रहे हो, खूब मजे सब सुविधाएं ले रहे हो, और जनता के नीचे की सैलरी कम कर रहे हो, जो ग्रुप डी के, ग्रुप सी के ऐसे लोग, उनकी आपने खूब सैलरी कम कर दी। तो ये चीज़ें ध्यान रखना। तो वो आप कैसे मैच्योरिटी से, बाकी सब बहुत सारे बड़े बड़े विधिवेत्ता हैं, उन्होंने भी कहा कि राष्ट्रपति की सैलरी, मतलब राष्ट्रपति क्या है, राष्ट्रपति खुद थोड़े कम, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम कर रहे हैं। और मंत्रिपरिषद में PM जो मेन है, तो PM का मेन, तो PM भी कोशिश करें कि राष्ट्रपति की सैलरी भी काटी जाए। 5 लाख रुपये मंथ उन्हें मिल रही है, तो 5 लाख में 2.5 लाख कर दो, 50% आप अपनी काटो, बाकी लोग 30% 40% काटो, ऐसे कर लो। तो आप 50% की सैलरी कटौती करोगे तो 2.5 लाख भी बहुत रुपये होते हैं। तो आप 50% कटौती करो, उसके बाद भी उनके सैलरी का मतलब क्या है, उनकी जो सैलरी, लोग ऐसा नहीं कि वो अपनी सैलरी से खर्चा कर रहे हैं। इतनी सुविधाएं फ्री मिल ही रही हैं, गाड़ी में घूमना वो अपनी सैलरी तेल थोड़ा पड़ा रहे हैं, खाना खा रहे हैं वो तेल थोड़ा, सब सरकारी है खाना पीना, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो इसलिए कटौती कर सकते हैं। तो 50% आपने में कर लो, 40% और नीचे कर लो, और सब नीचे तरफ 30-20% कर लो। तो ऐसे करके पैसा बचाओ और जहाँ जहाँ जरूरी वहाँ करो। तो फिर ये हो जाने के बाद अब प्रभाव इसके क्या पड़ेंगे, वित्तीय आपात अगर लग जाता तो क्या प्रभाव होंगे। तो ये कि जो केंद्र सरकार है वो राज्यों को वित्तीय आचरण के दिशा निर्देश दे सकती है। सब में शक्ति आ जाएगा, सकता ये सब आएगा कि ऐसा कर सकते हैं, अनिवार्य नहीं है कि मर्जी ये करेंगे तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहेंगे तो। कोई राज्य है, अगर मान लो वित्तीय आपात घोषणा कर दी राष्ट्रपति ने, और कोई राज्य है वो ठीक ठाक से अपनी वित्तीय आपात चल रहा है कि कम खर्च कर रहा है, वो भी कि कम योजना है, कहीं कम पैसे बांट रहा है, तो फिर उस राज्य को दिशा निर्देश देने की जरूरत भी नहीं है। कि जब वो खुद ही सारे से ठीक चल रहा है तो उसे दिशा निर्देश नहीं देने चाहिए कि भैया ऐसे खर्चे करो वैसे खर्चे करो। लेकिन कोई है कि आराम से, चाहे दिल्ली है, पश्चिम बंगाल में ऐसे वाले आराम से फ्री लौटा रहे हैं, सब कुछ फ्री आराम से ले जाओ, हम जब बन जाएंगे तो 1000 रुपये महीना फ्री में दिया करेंगे युवाओं को। ऐसे घोषणा करते हैं लोग चुनाव में कि हम ऐसे नौकरियां देंगे, ऐसे फ्री में बांट देंगे, 1000 रुपये महीना फ्री दिया करेंगे, या फिर पानी फ्री देंगे, बिजली फ्री देंगे, ऐसे करके जो फ्री वाली बात होती है। तो वित्तीय आपात की स्थिति में केंद्र सरकार क्या राज्य को निर्देश दे देगी, जो आप जो फ्रीबीज बांट रहे हो इसको बंद करो। और नहीं बंद कराएगा, दिशा निर्देश नहीं मानेंगे तो पिछली वाली क्लास में देखा था कि अगर केंद्र सरकार के जो दिशा निर्देश होते हैं अगर उनको नहीं मानेंगे तो फिर आर्टिकल 365 आ जाता है। उसके 365 के तहत, 365 56 नहीं वरना 52, 365 के तहत अगर केंद्र सरकार के दिशा निर्देश राज्य सरकार नहीं मानती है तो फिर उसमें क्या है कि राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है उस राज्य में। ठीक, हमने पीछे देखा था कि राष्ट्रपति शासन लगाने के 2 आधार हैं। एक तो 356 में राष्ट्रपति शासन के बारे में लिखा ही है, और अगर 365 भी एक आधार है राष्ट्रपति शासन का लगने का कि जब केंद्र सरकार प्रशासनिक तौर पर किसी को दिशा निर्देश देती है, किसी राज्य को, और वो राज्य जो केंद्र सरकार के दिशा निर्देश हैं जो संविधान के उपबंध के अनुसार हैं, अगर वैसा नहीं मानती है तो
राष्ट्रपति के लिए विधिपूर्ण होगा, यानी लॉफुल होगा, राष्ट्रपति के लिए लॉफुल होगा कि वो उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा देगी। आर्टिकल 365 कह रहा है। ठीक, बाकी हमने पीछे सरकारी आयोग की सिफारिशें देखी थी, सब कुछ देखी थी। तो यहाँ पर क्या, राज्य को वित्तीय आचरण करने के लिए, यानी कि फाइनेंशियल आपकी जो स्थिति है वो कैसे करना है, कैसे खर्चे करने हैं, कैसे योजनाएं बनानी है, या कुछ ऐसी योजनाएं चल रही हैं जो कम दरों पे बहुत चीज़ें दे रही हैं, फ्री बांटे, तो उनको कम करो। ऐसे दिशा निर्देश केंद्र सरकार राज्य को देगी। ठीक है, और राज्य को मानने पड़ेंगे वित्तीय आपात स्थिति, और नहीं मानेंगे तो फिर राष्ट्रपति शासन लगेगा 365 के तहत। ठीक है, ये ध्यान रखना। दूसरा क्या है, राज्यों के धन विधेयक। ये हम लोग अभी हमने पहले शुरू में अगर ध्यान रखना, हमने बहुमत पढ़े तो हमने विधेयक पढ़े थे, विधेयक के प्रकार देखे थे कि साधारण विधेयक है, वित्त विधेयक है, धन विधेयक, ऐसे देखे थे हमने। एक संविधान संशोधन विधेयक, 4 प्रकार के विधेयक देखे थे। तो 4 प्रकार के विधेयकों में एक धन विधेयक है ये। तो धन विधेयक से ही ज़्यादा काम होते हैं, वो हम लोग अभी विधेयक जब आगे पढ़ेंगे तो उसमें समझेंगे धन विधेयक है क्या। लेकिन अभी खाली कुछ शब्द समझते हो चलो कि धन विधेयक जो होते हैं राज्यों के, मतलब जो खर्चे वाले, जो मतलब जो बिल आता है वो कि हमें इतना खर्चा यहाँ करना है, सड़क के लिए इतना खर्चा निकालना है, डिफेंस के लिए इतना खर्चा निकालना है, महिलाओं के लिए इतना खर्चा निकालना है, युवाओं के लिए इतना खर्चा निकालना, ऐसे करके उसमें धन विधेयक की बात आ रही है कि कुछ भी ऐसे जहाँ खर्चे की बात आ रही है वो धन विधेयक है। तो राज्यों के धन विधेयक हैं, तो राष्ट्रपति के पुनर्विचार के लिए आरक्षित, और राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम होगा। मतलब इसमें ये है कि अगर कोई राज्य है वो नहीं मान रहा है, ठीक है, जैसे दिशा निर्देश वगैरह नहीं मान रहा है, तो उस राज्य का राज्यपाल क्या करेगा कि वो जो अंत में क्या, वहाँ पे राज्यपाल साइन करेगा किसी राज्य में। केंद्र में तो राष्ट्रपति साइन करेगा तभी वो लागू होगा आगे। राज्य में क्या, राज्यपाल है, और राज्यपाल उस सीएम की मंत्रिपरिषद से काम करेगा। लेकिन हम जब राज्यपाल पढ़ेंगे तो राज्यपाल क्या, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति, और उसकी पदमुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। यानी राष्ट्रपति के इशारे पे ही सब कुछ, यानी कि राज्यपाल जो है वो सब केंद्र से ही बने चल रहे हैं। जो केंद्र की सरकार है लगभग सब मानते हैं कि केंद्र की कठपुतली ऐसे बोलते हैं। तो मेन चीज़ क्या है, राज्यपाल क्या करेंगे, अगर मान लो कि धन विधेयक ऐसा आया राज्य में कि उनसे कहा गया, दिशा निर्देश दिए कि भाई आप कम खर्चे करो, कम बांटो चीज़ें, क्योंकि वित्तीय आपात की स्थिति चल रही पूरे राष्ट्र में, तो राज्य जैसे नहीं मान रहे कि हम तो भाई लगाएंगे, हम तो खर्चे करेंगे, हमें क्या, आप देखो, आप जानो केंद्र में आप बैठो, हम थोड़े बैठे, हम तो राज्य अपने करेंगे, अपनी जनता के लिए करेंगे। तो अगर ऐसी स्थिति बनेगी तो धन विधेयक जब पारित होगा वहाँ पे राज्यपाल के पास जाएगा अंतिम में साइन होने के लिए। तो राज्यपाल का मौका, वैसे राज्यपाल का क्या है कि राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करे और बाध्य होगा या तो पुनर्विचार के लिए भेजे। लेकिन एक आर्टिकल ये पावर देता है कि जब वित्तीय आपात की स्थिति में कि राज्यपाल क्या करे, जो राज्यपाल के पास साइन के लिए आएगा तो राज्यपाल कहेगा कि मैं नहीं देखूंगा ये मसला, ये राष्ट्रपति देखेंगे। राष्ट्रपति के पुनर्विचार के लिए आरक्षित कर लेगा, रिजर्व कर लेगा कि हम राष्ट्रपति के लिए भेज दे रहे हैं। राष्ट्रपति जाने इस स्थिति में क्या करना है कि वित्तीय आपात की स्थिति चल रही है पूरे राष्ट्र में और आप खर्चे वाली बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो आपको जबकि मना करा गया, तो ये जो साइन मेरे पास होने के लिए आए, ये मैं राष्ट्रपति के लिए पुनर्विचार की, राष्ट्रपति इस पर विचार करें कि इस पर क्या करना है। अगर राष्ट्रपति साइन करके भेज दे रहे हैं कि करो आगे, तो भाई आप भी करो, और नहीं भेजें तो राष्ट्रपति जब पुनर्विचार के लिए आएगा तो राष्ट्रपति का मतलब कौन, मंत्रिपरिषद, तो पीएम तो वैसे ही मना करेंगे। ठीक, तो फिर वहाँ पर रखा जाएगा, वहाँ से होके आएगा ही नहीं, पास ही नहीं होके आएगा। और पुनर्विचार के लिए बाद में भेजा जाएगा तो इसका मतलब क्या कि वही फिर बाद होंगे। तो पुनर्विचार के लिए मतलब यहाँ पे राष्ट्रपति के पुनर्विचार के लिए राज्यपाल के पास आएगा, यहाँ पर राज्यपाल कहेगा मुझे नहीं पता, राष्ट्रपति देखेंगे। मतलब ऐसे नहीं कहेगा मुझे नहीं पता, लेकिन उसमें संवैधानिक भाषा है कि राष्ट्रपति के पुनर्विचार के लिए आरक्षित कर सकता है, और राष्ट्रपति का जो निर्णय होगा वो अंतिम होगा। यानी राष्ट्रपति क्या डिसाइड कर रहे हैं। और राष्ट्रपति के बाद हमेशा ध्यान रखना 74(1) आर्टिकल 74(1) है कि मंत्रिपरिषद की सलाह, कि मंत्रिपरिषद की सलाह क्या होगी। मंत्रिपरिषद की सलाह तो होगी कि भाई आप तो खर्चे कम करो क्योंकि राष्ट्र में वित्तीय आपात की स्थिति चल रही है। और तीसरा क्या है इसमें, सरकारी कर्मचारियों का वेतन। जो सरकारी कर्मचारी है, प्राइवेट को कोई कर्मचारी है उसका वेतन कम नहीं करेगा, प्राइवेट पहले कर देगा अपना कि भाई वित्तीय आपात की स्थिति चल रही है तो सरकारी तौर पर सरकार हमें पता नहीं कि हम कर देते थे ना कि दुकान पर चले जाए, दुकान में पता है कितनी महंगाई हो गई इसलिए सामान इतना महंगा हो गया, वो पहले कर देते हैं। तो सरकार से तेज चलेंगे और वहाँ पे और आपको काम और 10 घंटे करवाएं, 10 घंटे काम करो, पता है 10 घंटे काम करो, ऐसे करके घर पे भी बैठ के काम करो, हमेशा काम करते रहो। तो इसलिए लेकिन हालांकि सरकार ऐसा कर नहीं कर सकती कि किसी प्राइवेट से कह दे कि भाई अपने सरकारी का वेतन कम करो, है ना, या फिर हम कम कर रहे हैं राज्य के आप बढ़ा दो, ऐसा कुछ नहीं कह सकती। लेकिन यहाँ पर क्या है, सरकारी कर्मचारी जो आर्टिकल 12 के अंदर जो सरकारी कर्मचारी है, संविदा वाले की बात उसमें आर्टिकल 12 में नहीं होती है, संविदा पे लगे होते हैं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। लेकिन जो क्या सरकारी कर्मचारी उनका वेतन राष्ट्रपति के द्वारा कम किया जा सकता है, और इसमें ऐसा नहीं लिखा कि राष्ट्रपति का वेतन कम होगा या नहीं होगा, सब चीज़ें हैं क्या नहीं है। लेकिन मेन चीज़ बताई गई है कि राष्ट्रपति जब ऐसा कुछ होगा, जैसे डी बसु है उन्होंने अपनी किताब पे लिखा है, या बहुत सारे ऐसे विधिवेत्ता हैं बड़े बड़े लोग, उन्होंने कहा कि एक ठीक ठाक डिसीजन माना जाएगा कि पहले ऊँचे जो टॉप पे लोग बैठे हैं उनकी सैलरी आप कम करो अगर इस टाइम में, तो फिर जनता में भरोसा जन्मेगा, तो जनता भी थोड़ा सहयोग करेगी कि भाई हाँ ऐसी स्थिति बनने, और कोशिश करो ऐसी स्थिति में, क्योंकि जनता को ये शब्द नहीं पता, वित्तीय साख, वित्तीय सहायता ऐसे किसी को पता नहीं है क्या है, तो ऐसी स्थिति में कोशिश ये करी जाए कि भाई आप मतलब रेडियो है, टीवी है, मीडिया, अखबार है, सोशल मीडिया, इनके माध्यमों से लोगों को समझाने की कोशिश करें कि इस टाइम राष्ट्रीय स्थिति कैसी बनी हुई है, तो लोगों को समझ में आएगी अच्छा ऐसी स्थिति बनी हुई, तो अपने घर से मतलब जोड़ के देख पाएंगे हमारे घर में अगर तंगी आ जाती है तो हम कैसे कैसे अपने खर्चे रोकते हैं, कहाँ के, और बहुत ज़रूरी चीज़ों में खर्च करते हैं, ठीक है। या हर बच्चों को पॉकेट मनी देनी होती है तो बच्चों की पॉकेट मनी कम
कर लेते कि अब भाई इतने ले लो इस बार या आज मत लो, है ना। तो ऐसे ही करनी से, ऐसे ही कर थोड़ा समझाए सरकार, उदाहरण दे देते तो जनता में ऐसे भरोसा बनेगा, तो ऐसी स्थिति को संभाला जा सकता है। वरना ये चीज़ ऐसी है कि आप जनता के बहुत, क्योंकि जनता के लिए सब खर्च कर रहे हैं, आप वहीं पे सब चीज़ रोको तो जनता तुरंत ही नाराज़ हो जाती है कि एक आपने योजना चलाई जनता खुश, एक योजना वापस ली जनता तो नाराज़, ऐसे चलते ना, उसी पे सरकार पलट देंगे हम लोग, है ना। तो यही चीज़ चलती रहती है कि भैया जनता को लुभाने के लिए सरकार योजना निकालती है कि आगे वोट दे दें हमें। लेकिन और ऐसी स्थिति जब वित्तीय आपात की स्थिति चल रही है, पैसा ही खींचो किसी से तो आपकी सरकार अगली बार गई। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है कि अगर जेन्युइन कंडीशन ऐसी बन रही है तो आपको ठीक से समझाना, जनता से ठीक से संवाद करना है, उन्हें ठीक से भरोसा दिलाना है। लेकिन फिर विपक्ष पार्टियाँ अपना रोल दिखाएंगी उसमें कि यार ये तो ऐसा कर रहे हैं तो वैसा कर रहे हैं ना, वो चीज़ तो फिर राजनीतिक तौर पे चलेगी, लेकिन काफ़ी कोशिश करेगी। फिर ठीक ठाक जो समझदार लोग थे वो समझते भी हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय बातें समझेंगे कि बाहर दुनियादारी में क्या चल रहा है भारत देश के बाहर, तो उसके हिसाब से समझ के समझेंगे तो वित्तीय आपात की स्थिति को संभाला जा सकता है। वरना पता चले वित्तीय आपात चल रहा है इधर और जनता और द्रोही कर दे तो और दिक्कत पड़ जाए, जनता के संभालने के लिए चीज़ें पड़ रही। जैसे जब वो हुआ था डिमोनेटाइजेशन हुआ था, तो उसमें जब नोटबंदी हुई थी तो नोटबंदी में क्या उन्होंने बोल दिया मायावती जी ने कि ये तो वित्तीय आपात लगा दिया इन्होंने। अब पढ़ी लिखी सबकी वो शिक्षिका बताई जाती, टीचर बताई जाती हैं, वो पहले टीचर थी वो, तो क्या पढ़ा होगा। मतलब वो वित्तीय आपात की स्थिति नहीं थी, वित्तीय आपात की स्थिति का मतलब कि भारत की वित्तीय साख गड़बड़ हो जाए। और 2016 में जब हुआ था विमुद्रीकरण ये या नोटबंदी, तो उस टाइम भारत की वित्तीय साख ठीक ठाक थी, वो खाली जो भ्रष्टाचार के नोट हैं, जो जाली नोट चल रहे हैं, उनको बंद करने के लिए ऐसे रोका गया। इसका मतलब ये थोड़ी ना था कि हम भैया लोन देने के लायक नहीं है, चक्कर में ऐसे कर दे रहे हैं, नोटबंदी कर दे रहे हैं। वो ऐसी चीज़ नहीं थी, वो खाली भ्रष्टाचार को रोकने के लिए स्टेप थी। अब कितनी सफल रही कितनी सफल नहीं थी वो अलग, उस पर अलग बहस चलती है। बीजेपी कहती खूब सफल रही, खूब हमारा काला नोट पता चल गया, और विपक्ष कहता है कहाँ सफल रही, कुछ पता चला। जो आप कह रहे हो ये सब भरा हुआ था, कुछ दिखाओ कितना पैसा आ गया। ठीक है, एक स्तर तक सफल रही और एक स्तर तक सफल नहीं भी रही हो, कि जिस हिसाब से उनको उम्मीद थी कि इतना पैसा ऐसा पकड़ा जाएगा और इतना पैसा सब चोप हो जाएगा, बंद हो जाएगा, वो ऐसा कुछ हुआ भी नहीं। तो ठीक से ठीक ठाक बहस है। वो कहते हैं नहीं हमारा तो बहुत सफल रहा, हमने जो करा नोटबंदी, और वो लोग कहते हैं कि ज़्यादा सफल नहीं रहा और उससे थोड़ी स्टेबिलिटी इकोनॉमी में और बिगड़ी है, कि स्टेबिलिटी थोड़ी सी बिगड़ गई इकोनॉमी में। जो इकोनॉमी जो ठीक ठाक से जानते हैं तो वो लोग ऐसे अपने विचार रखते हैं, तो ये उनका मुद्दा है। लेकिन हमें समझना है कि वो वित्तीय आपात नहीं था, तो वित्तीय आपात अभी तक नहीं लगाया, लेकिन मायावती ने क्या कह दिया कि वो वित्तीय आपात है, लग गया ये तो वित्तीय आपात है, फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा दी इन्होंने, नोटबंदी कर दी पूरा। तो फाइनेंशियल मतलब जहाँ पैसे की बात आ जा रही है, ये चीज़ समझ में आई। इतना सरकारी कर्मचारी को वेतन राष्ट्रपति कम कर सकता है यहाँ पर, प्राइवेट, इसलिए प्राइवेट नौकरी करो तो आपके वेतन कम नहीं होंगे, ध्यान रखना। ठीक है, लेकिन ये भी ध्यान रखना कि प्राइवेट सबसे पहले वेतन कम करता है। तो ऐसे लोग क्या कहते हैं कि सरकारी नौकरी कर लो, कभी पैसा नहीं कटेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये तो सरकारी नौकरी का मतलब यही बताते हैं लोग कि सरकारी नौकरी करो, कुछ भी हो जाए तुम्हें सैलरी मिलनी है ना। लेकिन ऐसे टाइम में नहीं मिलेगी, राष्ट्रपति कटौती कर सकते हैं, ये डर भी दिखाना आप लोगों को, लेकिन अभी तक एक बार भी नहीं लगा है। ठीक, तो जी हाँ, कटौती कर सकते हैं, बिल्कुल देने वाली बात तो नहीं है, लेकिन मेन सरकारी नौकरी में ये बताते हैं कि आपकी नौकरी ऐसे नहीं चली जाएगी नहीं। जैसे प्राइवेट में कहते थे कल से मत आना, उधर एक दिन में कह देंगे, यहाँ आपसे नहीं कहेंगे कल से मत आना। ठीक, वहाँ पे नोटिस भी नहीं देते हैं, यहाँ नोटिस भी तुम्हें मिलेगा। अब यहाँ समझो राष्ट्रपति की ये जो वित्तीय आपात की शक्ति समाप्त हो गई। ठीक है, हमने राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्ति थी ये सब समाप्त हो गई, कि हमने पढ़ लिया कि 3 प्रकार की उनकी आपात शक्तियाँ हैं, तो हमने देख लिया ये इतना सही है, और अभी तक एक भी बार नहीं लगाया जा चुका है, इस पर कोई ऐसा केस वेस भी नहीं है, क्योंकि हुआ ही नहीं है तो कोई केस क्या पड़े। हम थोड़ा सा बस पढ़ लेते हैं। अभी इससे अलग हट के हेडिंग है राष्ट्रपति आपातकालीन शक्ति है राष्ट्रपति की, इससे अलग हट के हेडिंग है कि राष्ट्रपति स्थिति कैसी है, कि राष्ट्रपति पोजीशन क्या है। ठीक है, कि राष्ट्रपति की अभी शक्तियाँ देख ली, अब फिर पोजीशन क्या है। तो अगर कोई पूछे या फिर कई बोलें कि राष्ट्रपति ठीक है आपने तो शक्तियाँ देख ली, तो उसकी क्या पोजीशन क्या स्थिति है, तो बस देखो अमेरिका तुलना करो कि अमेरिका के राष्ट्रपति की तरह वो वास्तविक प्रमुख नहीं है, कि अमेरिका के राष्ट्रपति वास्तविक प्रमुख भी हैं। ठीक है, मतलब जैसे नाम के प्रमुख भी हैं वो वास्तविक प्रमुख भी है, यानी हेड ऑफ द स्टेट भी है और हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी है अमेरिका के राष्ट्रपति। लेकिन हमारा राष्ट्रपति क्या है कि अमेरिका के राष्ट्रपति की तरह वास्तविक प्रमुख नहीं है। और जो इंग्लैंड के सम्राट हैं, ब्रिटिश सम्राट हैं, जो उनकी तरह रबड़ के मोहर भी नहीं है। ब्रिटिश के सम्राट क्या है, उनके पास जो जाएगा उन्हें साइन कर दें करने हैं। तब से मैंने बताया ना कि जब से मतलब जब आज़ाद हुआ है उससे पहले जब वो 1688 में वहाँ पे गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी, तब से लेके अब तक 2024 चल रहा है, इसमें भी वो साइन ही करे पड़े, साइन ही करे, उन्हें कुछ अपनी मर्जी। ऐसे बोलते हैं कि ब्रिटिश जो सम्राट है वो कोई गलती नहीं कर सकता कभी। गलती इंसान तब करेगा ना अपने दिमाग से कुछ सोचे, तो वहाँ पे तो कागज आ रहा है, इसी पे करो साइन, इसी पे करो साइन, तुम्हें कुछ सोचना ही नहीं, कुछ बताना ही नहीं है, तो इसलिए वहाँ बता रहे हैं तो ब्रिटिश सम्राट की कभी कोई गलती नहीं कर सकता, ऐसे बताते हैं। मतलब ऐसे अलग बात है कि पानी पीने जा रहा है गिलास गिर जाए वो चीज़ अलग है, लेकिन गलती करने मतलब जैसे जो प्रशासनिक तौर पर वित्तीय तौर पर ऐसे आ रहे हैं, क्योंकि उनको निर्णय लेने की कोई क्षमता ही, मतलब स्वाविवेक से कोई शक्ति ही नहीं है उनके, स्वाविवेक खुद का दिमाग ही चलाने के लिए मौका नहीं दे रहे हैं। कई बार तो ऐसा बोला जाता है वहाँ पे कि अगर उनको मृत्यु घोषणा पत्र उनका आ जाए कि तुम्हें मारा जा रहा है तो साइन कर देंगे वो ऐसे हैं
कि इस हिसाब से उनकी वहाँ पे उनकी पावर ही नहीं है कुछ भी कि तुम्हें 100 विवेक दिया गया जैसे हमारे यहाँ। अब हमारे भारत के राष्ट्रपति की 100 विवेक की शक्ति है, खुद से कुछ सोच सकते हैं। तो अब क्या लिखोगे राष्ट्रपति के बारे में कि राष्ट्रपति अमेरिका के राष्ट्रपति की तरह वास्तविक प्रमुख नहीं है, और जो ब्रिटिश सम्राट के रबड़ की मोहर भी नहीं है, मतलब या तो कति इतने ताकतवर भी नहीं है और इतने भी नहीं कि कुछ भी नहीं करें, थोड़े वो क्या है संवैधानिक प्रमुख हैं, ठीक है। उनकी कुछ 100 विवेक की शक्तियाँ दी हैं भारत के राष्ट्रपति की, जैसे क्या क्या 100 विवेक की शक्ति है वो एक बार समझ ले रहे हैं, फिर ये समझता हो रहा है चैप्टर कि वो पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। यानी कि जब उनके पास कोई विषय आएगा तो एक अपने दिमाग, एक तो क्या है राष्ट्रपति को साइन करना है और राष्ट्रपति को या तो पुनर्विचार के लिए लौटा ले, या तो साइन कर दो या फिर से कहेगा भाई एक बार फिर से सोच लो उस पर, ये बात कह सकता है। तो ये दोनों अपना दिमाग लगा के तो कहेंगे कि मैं साइन करूं या फिर से भेजूं इनके लिए, तो ये इनके स्वविवेक तो कुछ तरह, लेकिन ब्रिटिश सम्राट ऐसा कुछ नहीं कर सकते, वो नहीं सोच सकते, उनका सोचने आया और साइन करने, पुनर्विचार सब कुछ अलग है, वो हम नहीं, आपको उसको अविवेक की शक्ति कुछ नहीं ज़्यादा। और ये जो राष्ट्रपति शासन में एक ध्यान रखना, राष्ट्रपति शासन जो हमने पढ़ा कि राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन, तो वो क्या है अमेरिका के राष्ट्रपति ऐसा नहीं कर सकते, वहाँ पे ऐसा ही प्रावधान नहीं है, ठीक है। अमेरिका के राष्ट्रपति के अमेरिका में प्रावधान नहीं, कौन सा प्रावधान नहीं है, राष्ट्रपति शासन वाला, राष्ट्रीय आपात वगैरह है लेकिन राष्ट्रपति शासन वाला अमेरिका में प्रावधान नहीं है, एक कहीं जोड़ लेना। तो ये क्या है राष्ट्रपति की स्वविवेक की शक्ति क्या है कि भाई पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, ये अपने पास उसकी स्वविवेक की शक्ति अपने भारत के राष्ट्रपति के पास। जेवी वीटो का नाम ने पढ़ा था कि जेवी पॉकेट में रख लिया कि हम भेजेंगे नहीं, ना हम साइन करेंगे और ना पुनर्विचार के लिए भेजेंगे, तो ये लिखा भी नहीं संविधान में कि भैया साइन करो या तो पुनर्विचार के भेजो, इत्यादि के लिए अपने पास रख लो। सोच रहे हैं हमने ज्ञानी जैल सिंह वाला उदाहरण देखा था कि एक बार हुआ था, कौन सा विधेयक था वो, जैसे हमने संयुक्त बैठक में ये देखा था कि संयुक्त बैठक के 3 विधेयक थे, एक दहेज प्रथा वाला विधेयक था, बैंक अधिनियम वाला था, पोटा वाला था, देखा था कि संयुक्त बैठक अब तक 3 बार बुलाई जा चुकी है। ऐसे ही जो जेवी वीटो वाला कौन सा विधेयक, ये ध्यान क्वेश्चन आ जाता है कि अभी तक एक बार जेवी वीटो नहीं हुआ है या हुआ, अगर हुआ है तो कौन सा विधेयक था, वो कौन से भी हुआ है, तो वो डाक संशोधन था ना, डाक संशोधन, डाक विधेयक, डाक सेवा होती है डाक, तो इसका वो था, ये ध्यान ना कोई चीज़ है। तो जेवी ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति थे, उन्होंने ऐसे जेवी वीटो को प्रयोग करा, तो अपनी स्वविवेक की शक्ति तो अपने उससे प्रयोग करा, तो पूरे उस टाइम उन्होंने पूरा किल ही कर दिया उसे, तो ये अपनी राष्ट्रपति ने को पूरा विधेयक ही मार दिया, गति खत्म कर दिया। और आर्टिकल 78 के अनुसार पीएम के कुछ कर्तव्य प्रधानमंत्री के कि प्रधानमंत्री कहते हैं कर्तव्य कि आपको कुछ चीज़ करना तो मंत्रिपरिषद से पहले सलाह लो, ठीक है, मंत्रिपरिषद परामर्श, मंत्रिपरिषद के बीच में बैठ के मीटिंग करो, आप प्रधान तो आप हो गए बात अलग, लेकिन सब मंत्रिपरिषद के बीच में बैठ के मीटिंग करो, फिर मंत्रिपरिषद की क्या निर्णय आ रहा है उस निर्णय को देखो, फिर वो निर्णय राष्ट्रपति को भी बताया जाएगा कि राष्ट्रपति जी हमने सलाह वह करी और ये निर्णय ऐसे निकल के आया, आप साइन करो। अगर प्रधानमंत्री के सब कर्तव्य है, प्रधानमंत्री अपना ऐसा कर्तव्य नहीं मान रहा है, तो मतलब राष्ट्रपति अपने स्वविवेक से उनको ध्यान दिलाएंगे कि भाई आपके कर्तव्य आप ऐसा कर लो, आपका जिम्मेदारी है ये करने के लिए, आप ऐसा कर नहीं रहे। लेकिन ये तो फिलहाल थोड़ी मतलब ज़बरदस्ती की चीज़ है, लेकिन हाँ एक स्वविवेक की शक्ति ये भी है कि ऐसा कर लो, ठीक है। बाकी लोकसभा में अगर कोई भी दल, लोकसभा में जब हुआ चुनाव, लोकसभा में कोई भी ऐसा दल नहीं है जो बहुमत सिद्ध कर पा रहा है कि भैया इतनी बहुमत हमारे पास है, न बीजेपी के पास न कांग्रेस के पास, कोई भी दल ऐसा मतलब पार्टी, दल का मतलब पार्टी की बहुमत सिद्ध कर पाए, मेजोरिटी सिद्ध कर पाए, तो ये राष्ट्रपति की स्वविवेक की शक्ति कि वो किसी प्रधानमंत्री नियुक्त करते कि भैया इस दल के व्यक्ति को मैं पीएम चुनता हूँ। हालांकि क्या है कि कोई दल भी जब नहीं हो पाता है तो आपस में 3-4 दल मिल जाते हैं, गठबंधन कर लेते हैं कि चलो मिल रहा है, बहुमत बन गया हमारा, अब हम लोग डिसाइड कर लेंगे कौन बनेगा, तो वो अलग बात है। लेकिन कोई भी दल जुड़ना भी नहीं चाह रहा, गठबंधन भी करना नहीं चाह रहा, अलग अलग भी हैं, तो राष्ट्रपति की स्वविवेक की शक्ति है, वो फिर देखेगा कि किस दल को कितने कई बार वोट मिले हैं, पीछे इलेक्शन में उसका क्या है बिहेवियर, ऐसा सब कुछ देख के राष्ट्रपति की स्वविवेक की शक्ति है, चुन लिया जाएगा। और फिर बाद में फिर से चुनाव होने की स्थिति बनती बाद में कि वो अविश्वास प्रस्ताव लेके आते हैं, वो सब करते हैं, वो अलग चीज़ है, लेकिन अभी ऐसी स्थिति बन नहीं रही। लेकिन ये राष्ट्रपति के पास शक्ति है कि पीएम चुनने की, तो ये स्वविवेक की शक्ति है। मतलब क्या है राष्ट्रपति की पोजीशन क्या है, वो अमेरिका के राष्ट्रपति की तरह वास्तविक प्रमुख नहीं है, ठीक है, और इंग्लैंड ब्रिटिश सम्राट की तरह रबड़ का मोहर भी नहीं कतई, ठीक है, और बस क्या है वो संवैधानिक प्रमुख है, यानी कि इनके मंत्रिपरिषद के दोस्त की तरह, दार्शनिक की तरह, जो पद को बताते हैं ना, पद के उसके पद निरपेक्ष की तरह ऐसे करके हैं कि आप मतलब दोस्त की तरह बात मानना है कि यहाँ पे आपको समझा रहे हैं कि ऐसा कर लो वैसा कर लो, लेकिन ये सब थोड़ी ज़बरदस्ती की बात है। लेकिन ध्यान रखना कि बस क्वेश्चन आ जाए कि संवैधानिक प्रमुख है या वास्तविक प्रमुख है, तो संवैधानिक प्रमुख है, नाम मात्र के प्रमुख है। रबड़ की मोहर है उनकी तरह, तो रबड़ की मोहर भी नहीं है। स्वविवेक की शक्तियाँ कौन कौन सी ये शक्तियाँ, ये सब चीज़ लिखा है, ठीक है। इसके साथ राष्ट्रपति वैसे समाप्त होता है। अब हम लोग आगे संसद वगैरह, संसद की तरफ बढ़ेंगे। फिलहाल उपराष्ट्रपति देखेंगे पहले, उपराष्ट्रपति भी समझ लें, उपराष्ट्रपति छोटा सा, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है, अगली क्लास में समझेंगे इसको। चलो धन्यवाद।